तो सर एक बात और है, जैसे अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को ओबीसी का पिता क्यों कहा जाता ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है अजय जी आप, क्योंकि आज के हालात में ओबीसी जो समाज है, जो 1931 के जनगणना के अनुसार 52% है देश में, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार ओबीसी की आबादी बढ़ी है। अर्थात कम से कम आज के टाइम में 56 से 57% ओबीसी की आबादी देश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज जो है लूटा पीटा है, जिसको ठगा गया है, वो ओबीसी है मनुवादियों के द्वारा। अब जहाँ तक सवाल है ओबीसी का पिता बाबा साहेब को क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि सबसे पहले जब आरक्षण की बात आई तो सबसे पहले बाबा साहेब ने ओबीसी समाज को आर्टिकल 340 में आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस के तमाम नेता बाबा साहेब के इस कदम का विरोध किए। बाबा साहेब को उन्होंने कहा कि आप अपने समाज की बात करें, आप एससी एसटी की बात करें, उनके आरक्षण की बात करें, ये ओबीसी कौन होता है। तो सरदार पटेल ने उस समय बाबा साहेब से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हु आर ओबीसीज, ये ओबीसी कौन होते हैं। बाबा साहेब ने सरदार पटेल को समझाया कि ओबीसी कौन होते हैं, और सबसे पहले बाबा साहेब ने आर्टिकल 340 में ओबीसी को आरक्षण दिया। और बाबा साहेब जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। और लेकिन विरोध होने के बाद भी बाबा साहेब ने पहले एससी एसटी को आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहेब दूरदृष्टि रखते थे। उनका ये मानना था कि यदि एससी एसटी को पहले आरक्षण देते हैं तो इतिहास में लोग ये कहेंगे कि बाबा साहेब ने अपने समाज को पहले देखा, बाबा साहेब ने अपने समाज को देखा है। लेकिन बाबा साहेब ने सबसे पहले ओबीसी को आर्टिकल 340 में आरक्षण दिया। लेकिन बाबा साहब तो दे दिए, लेकिन उसको तत्कालीन जो सरकार थी नेहरू की, उन्होंने उस आरक्षण को लागू नहीं किया। बाबा साहब ने काफ़ी दबाव डाला कि ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस के तमाम नेता नहीं चाहते थे कि लागू हो। लेकिन बाबा साहब के अथक प्रयासों के कारण उनको मजबूर होना पड़ा, और मजबूर होकर उन्होंने काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की, जो एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, काका साहेब कालेलकर। उसकी अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरे देश में सर्वे करे ओबीसी में कितनी जातियां हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। और ऐसा ही काका साहेब कालेलकर ने किया। और काका साहेब कालेलकर ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया संसद में, उसमें यह पाया गया कि ओबीसी में लगभग जो है 52% जातियाँ देश की ओबीसी में हैं, और संख्या के हिसाब से देखें तो 3 से 4 हज़ार जातियाँ ओबीसी में हैं। काका साहेब कालेलकर का जो रिपोर्ट था, उसका आर्थिक आधार ये था कि ओबीसी में जो भी जातियाँ हैं उसमें 2-4 जातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जातियों की स्थिति एससी एसटी जैसी ही है। उनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, इसलिए उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन काका साहेब कालेलकर के रिपोर्ट को संसद भवन में उनके सामने फाड़ा गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके बाद जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को भी प्रयास किया कि इसको लागू किया जाए, और कांग्रेस पर दबाव डाले कि हिंदू कोड बिल और आरक्षण ओबीसी आरक्षण को जो है लागू किया जाए। लेकिन दोनों में से कोई नहीं हुआ, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए, जो उस समय के कानून मंत्री थे। तो ये ओबीसी समाज को अभी तक नहीं पता है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी पता नहीं है कि ओबीसी समाज के जो पिता हैं वो वास्तव में पिता बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने ही ओबीसी बनाया संविधान में, और उनको ओबीसी को सबसे पहले आरक्षण दिया और उन्हीं के लिए इस्तीफा दिया। लेकिन ओबीसी समाज को ये पता नहीं है, या उसको गुमराह किया जाता है मनुवादियों के द्वारा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है दलितों के नेता हैं, जबकि दलितों के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाद में सोचा, पहले उनके बारे में सोचा। तो ये ओबीसी समाज को समझना चाहिए, और जिस दिन ओबीसी समाज समझने लगेगा, ओबीसी समाज में बहुत समाज के लोग हैं, जैसे आपके मौर्य हो गए, कुशवाहा हो गए, साक्य हो गए, सैनी हो गए, यादव हो गए, इनमें जागरूकता आ रही है। तो जिस दिन ओबीसी समाज समझ जाएगा तो मुझे लगता है कि देश में क्रांति होगी, और मनुवाद को जड़ से हम उखाड़ फेंकेंगे।
जी, अब इसी पे एक और सवाल है, बाबा साहेब को महिलाओं के मुक्तिदाता क्यों मानते हैं? अजय जी, मैंने अभी पहले बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो समाज दबाया गया है उसको उसको उतना ही ज़्यादा उठाया जाए। तो उन्होंने देखा कि इस देश में जो शूद्र समाज है या दलित समाज है उसके साथ साथ महिलाओं को सबसे ज़्यादा दबाया गया है, अर्थात उन्होंने दोहरी गुलामी झेला है। तो बाबा साहेब का व्यक्तिगत मानना था, उनका कहना था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को इस पैमाने पर मापता हूं कि उस समाज में कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो उन्होंने महिलाओं की जब दुर्दशा देखी तो बाबा साहेब ने सोचा कि इनको जो है महिलाओं को, जब तक देश की महिलाएं जो 50% आबादी रखती हैं, जब तक पुरुषों के बराबर ये नहीं आ जाती तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए महिलाओं को विशेष अधिकार बाबा साहेब देना चाहते थे। तो संविधान में जो संभव नहीं हो पाया उसको उसको बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से संभव किया। तो महिलाओं के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें महिलाओं को तमाम अधिकार दिए, जैसे कि जो कोई भी महिला अगर वो प्रसूति के पीरियड में होती है अर्थात प्रेग्नेंट होती है तो उसको 3 महीने का अवकाश मिलता है यदि वो सर्विस में है, नौकरी में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो। तो 3 महीने का उसे अवकाश मिलता है और वो 3 महीने का जो सैलरी है जो भी है वो उसको मिलता है। इसके साथ साथ ये भी है कि पहले क्या था, आज़ादी से पहले हिंदुओं में भी ये प्रथा था कि कोई भी मर्द चाहे तो 2-3 शादी कर सकता था, लेकिन हिंदू कोड बिल में बाबा साहेब ने इसकी व्यवस्था की कि यदि कोई मर्द दूसरी शादी या तीसरी शादी करना चाहता है तो पहली वाली को तलाक देना पड़ेगा और तलाक के साथ साथ उसका जो भी पूरे जीवन का जो खर्चा है वो भी उठाना पड़ेगा। इस तरह से महिलाओं को जो है एक तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक तरह से आज़ादी दिया हिंदू कोड बिल के माध्यम से। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदू कोड बिल 2004 तक इस देश की मनुवादी सरकारों ने लागू नहीं किया। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, जब प्रधानमंत्री बने 2004 में, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल को धीरे धीरे उन्होंने लागू करना शुरू किया। तो सर एक बात और है, आप अपने समाज के करोड़ों लोग मिशन की बात करते हैं लेकिन फिर भी सत्ता से दूर है। एक्चुअली अजय जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब अकेले थे तो अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम मनुवादियों को अपने तलवे से, अपने पैर से कुचल दिया था और इस देश में 22 प्रतिज्ञा लेकर नागपुर में मनुवादियों को एक संदेश दे दिया था कि अगर व्यक्ति का इरादा यदि मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आज समाज में बहुजग चिंतकों की कमी नहीं है, समाज में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सत्ता से दूर हैं, लगातार सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। समाज पर अत्याचार हो रहा है, दलित उत्पीड़न बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज में दलाल किस्म के नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये कुकुर मुत्ते की भांति बढ़ते जा रहे हैं। ये अंबेडकर मिशन के नाम पर हजारों संगठन चलाते हैं। दिल्ली में केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर 50,000 संगठन हैं। यदि पूरे देश की बात करें तो लाखों संगठन हो जाएंगे। दिल्ली में हर दूसरा व्यक्ति एक संगठन अपने जेब में लेकर घूमता है और राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बन के बैठा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुवादी लोग तो चाहते हैं कि बहुजनों में जो भी लोग हैं हर घर में एक नेता हो और एक पार्टी हो और वो अपने पार्टी का राष्ट्रीय नेता हो और चुनाव लड़े। यही मनुवादी कांग्रेस बीजेपी के लोग चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग डिवाइडेड होंगे, पार्टी बनाकर घूमेंगे, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। वो चाहते हैं और ऐसा ही हमारे समाज के दलाल नेता करते हैं। तो आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि ये दलाल नेता जो पार्टी बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते हैं और जब चुनाव आता है तो ये पैसों में बिक जाते हैं और कहीं ना कहीं मनुवादियों से साँठ-गाँठ कर लेते हैं और हमारे समीकरण को ख़राब कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें मुँह खानी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि ये स्थिति कब तक चलेगी। तो इसके लिए समाज को आगे आना होगा, क्योंकि समाज जब जाग जाएगा तो इन दलाल नेताओं से हिसाब मांगेगा, इनसे सवाल पूछेगा। जब समाज जगेगा तब इस समस्या का समाधान होगा और निश्चित रूप से हम एक दिन इस देश का शासक बनेंगे।